Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to series of company law, and in this part we are going to cover next topic. So उससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर चेकआउट करेंगे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मूव ऑन करने वाले हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको जरूर अच्छे से देखेंगे और एक एक टाइप को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। राइट गाइस, सो टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ओके गाइस, इससे पहले वाले पार्ट्स में जो हमने डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था आपकी कि मॉर्गेज क्या होता है, मॉर्गेज की क्या मीनिंग है, क्या फीचर्स है, वो हमने मॉर्गेज के बारे में डिस्कस किया था। मॉर्गेज बेसिकली एक टाइप ऑफ लोन होता है, ठीक है। उस लोन के लिए क्या करना होता है आपको, जिस भी चीज के लिए वो लोन ले रहे हैं, मीन्स बेसिकली वो लोन आप लेते हैं रियल एस्टेट के लिए, लाइक कोई पीस ऑफ लैंड आपको खरीदना है या कोई हाउस खरीदना है तो उसके लिए आपको लोन लेते हैं। और उस लोन में केस क्या होता है कि जो भी चीज के लिए आप लोन ले रहे हैं, जिस भी रियल एस्टेट के लिए आप लोन ले रहे हैं, उसी रियल एस्टेट को क्या रखते हैं आप एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी रखते हैं बैंक के पास। लाइक मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई भी डिफॉल्ट करते हैं पेमेंट में इंटरेस्ट के, ठीक है, तो बैंक जो है या जिससे जो लेंडर है बेसिकली उसके पास ये राइट होता है कि वो आपके जो भी प्रॉपर्टी है उसके ओनरशिप अपने नाम पे ले सकता है। राइट, अगर आप कोई डिफॉल्ट करते हैं तो फिर वो चीज उसको ट्रांसफर हो जाएगी, उसकी ओनरशिप उससे दे दी जाएगी। राइट, तो ये हमने डिस्कस किया था कि मॉर्गेज क्या होता है, उसके मीनिंग और बेसिक जो फीचर्स हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ मॉर्गेज क्या होते हैं, मतलब अलग अलग तरीके के मॉर्गेज होते हैं। ये डिजाइन करते हैं आपकी फाइनेंशियल नीड को पूरा करने के लिए एंड प्रेफरेंसेस को। तो कॉमन टाइप ऑफ मॉर्गेज कौन कौन से, पहला हम देखते हैं फिक्स्ड रेट मॉर्गेज। इसके बाद हम बहुत ऐसे भी मॉर्गेज देखेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हो सकता है वो एक एक करके ही वो 3 मार्क्स के या 4 मार्क्स में पूछ लेगा, जैसे कि हम यहाँ पे इंग्लिश मॉर्गेज क्या होता है, ठीक है, और इक्विटेबल मॉर्गेज क्या होता है, और बहुत सारे अलग टाइप के सिंपल मॉर्गेज, ये सब डिस्कस करने वाले हैं। सो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। तो पहला है फिक्स रेट मॉर्गेज। फिक्स रेट मॉर्गेज से आप समझ पा रहे हैं ऐसा मॉर्गेज है जिसमें जो रेट है वो क्या है, फिक्स्ड है, मतलब कि जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या है, फिक्स है। द इंटरेस्ट रेट रिमेन कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द एंटायर टर्म ऑफ द लोन। दिस मीन्स दैट योर मंथली mortgage payment remain the same, providing predictability and stability। लाइक आपने कोई घर खरीदना था, आपने क्या लिया, लोन लिया है, ठीक है, और उसको घर को गिरवी रखा है, तो जो भी आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है उसके लिए हर मंथ बैंक को वो क्या होगा, फिक्स्ड होगा, सेम होगा, मतलब सेम रेट ही आप क्या करोगे, हर साल पे करोगे बैंक को। ऐसा नहीं कि वो फ्लैक्चुएट करेगा या वेरी करेगा। तो पहले तो हो गया सिंपल कि फिक्स रेट क्या है। एडजस्टेबल क्या है, इसके जस्ट अपोजिट है, जहां पे फिक्स रेट नहीं होता है इंटरेस्ट का, मतलब कि एडजस्टेबल रेट होता है मॉर्गेज का। मॉर्गेज हैव इंटरेस्ट दैट कैन चेंज पीरियोडिकली, डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, चेंज होता रहता है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट जो है वो इनिशियल पीरियड में तो फिक्स होता है कि आपको 10%, 5% जो देना है वही देना है, लाइक 5 से 10 साल तक वो वही चलेगा, वही फिक्स रहेगा। बट उसके बाद आप एडजस्ट कर सकते हैं पीरियोडिकली बेस्ड ऑन मार्केट कंडीशन। अगर आपको लग रहा है मार्केट में जिस तरीके की महंगाई उस तरीके से इंटरेस्ट रेट ज्यादा होना चाहिए तो फिर बैंक आपसे ज्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू करेगा, या मार्केट कंडीशन जैसी है डाउन है तो उस हिसाब से वो आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो वेरी करवा देंगे, ठीक है। तो ये था कि फिक्स रेट कौन सा मॉर्गेज होता है और एडजस्टेबल मॉर्गेज रेट मॉर्गेज क्या होता है। नेक्स्ट आता है आपका सिंपल मॉर्गेज क्या होता है। A simple mortgage is a type of a loan agreement where a borrower pledge a specific property as a collateral to a lender to secure loan। देखो चीज तो वही है कि यहाँ पे एक ऐसी तरीके का लोन एग्रीमेंट होती है जहाँ पे जो बॉर्वर है, मतलब जो पैसे ले रहा है, वो कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी लाइक जिस चीज पे ले रहा है, लाइक रियल एस्टेट, उसको एज अ सिक्योरिटी रखता है लेंडर के पास, किस लिए, ताकि लोन जो है वो सिक्योर हो पाए। The borrower retain ownership of the property but risk losing it to the lender if they fail to repay the loan according to the agreed terms। मतलब कि जो borrower होता है उसके पास ओनरशिप जो है प्रॉपर्टी की वो उसके पास होती है, लाइक उसने जो हाउस लिया है या उसने जो भी पीस ऑफ लैंड लिया, तो उसकी जो ओनरशिप है कि वो ओन कर रहा है, तो वो जो ओनरशिप है उस प्रॉपर्टी की वो किसके पास रहती है, बॉर्वर के पास रहती है जिसने लोन लिया है, ठीक है। बट एक रिस्क होता है उसके पास कि वो उसको लूज कर जाएगा, कब, अगर वो लोन को रीपे नहीं कर पाया अकॉर्डिंग टू द एग्रीड टर्म्स, लाइक उसने इंटरेस्ट देना था वो महीने के महीने इंटरेस्ट नहीं दिया, ठीक है, तो उस चीज में क्या होगा, फिर जो भी ओनरशिप है उसकी प्रॉपर्टी की वो खो सकता है, ठीक है। फिर वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, लेंडर जो है वो ओनरशिप ले लेगा।
ठीक है। तो इफ द borrower fails to repay the loan according to agreed upon terms, the lender has the legal right to take possession of the property through a legal process, typically without the need for a court order. This is known as power of sale. मतलब क्या है कि जो बॉर्वर है अगर वो फेल हो गया, ठीक है, लोन की पेमेंट नहीं कर पाया अकॉर्डिंग टू जो टर्म्स एंड कंडीशन लोगों ने डिसाइड कर दी उसके अकॉर्डिंग वो पेमेंट नहीं कर पाया, तो इस केस में क्या होगा, जो लेंडर है मतलब जिसने पैसे उधार में दिए हैं उसके पास ये राइट होता है कि वो प्रॉपर्टी का पोजीशन जो है वो अपने पास ले ले एक लीगल प्रोसेस के थ्रू। और इसके लिए उसको जरूरी नहीं है कि वो कोर्ट के ऑर्डर की रिक्वायरमेंट है, वो उतनी पावर रखता है कि वो उस चीज का पोजीशन जो है एक लीगल प्रोसेस के थ्रू ले सकता है। मतलब कि अब वो ओनरशिप आपने डिफॉल्ट किया, अब वो जो घर है वो आपका नहीं रहेगा। अगर मैं लेंडर हूँ, मैंने आपको दिया, आपने डिफॉल्ट किया, तो अब मैं वो ओनरशिप अपने पास ले लूंगी। ठीक है। द borrower grants a legal interest or lien on the property to the lender. This means that while the borrower has the possession and use of the property, the lender has a claim to it if the borrower fails to meet the agreed upon mortgage term, such as making timely payment. ठीक है। तो मॉर्गेज का क्या है, मॉर्गेज जो बॉर्रोवर है, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसके पास प्रॉपर्टी का पोजीशन होता है, ओनरशिप भी होता है, और वो प्रॉपर्टी को यूज भी कर, लाइक उस घर में वो रह भी रहा है, ओनरशिप भी उसके पास है, घर भी उसके नाम पे। लेकिन लेंडर जो है उसके पास ये क्लेम होता है कि अगर बॉर्रोवर फेल हो गया, मतलब जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है कि पेमेंट इस तरीके से लोन का होना है, टाइमली पेमेंट होना, वो नहीं कर पाता है, उस केस में अगर बॉर्रोवर फेल हो गया तो लेंडर के पास द राइट या क्लेम होता है कि वो प्रॉपर्टी को अपने पास ले लेगा, पोजीशन जो है वो उसको मिल जाएगा। ठीक है। फिर बॉर्रोवर का उसके ऊपर कोई पोजीशन नहीं रहेगा, वो प्रॉपर्टी फिर लेंडर की होगी। Unlike some other form of security interest, the lender does not take immediate ownership of the property. The transfer ownership occur only if borrower default on the loan. यहाँ पे immediate ओनरशिप नहीं मिलती है लेंडर को। कब मिलेगी ओनरशिप, ओनरशिप तभी मिल पाएगी लेंडर को जब बॉर्रोवर जो है वो डिफॉल्ट करता है पेमेंट में। तो अदरवाइज जो ओनरशिप है या जो यूज कर रहा है प्रॉपर्टी, वो कौन कर रहा है, जो बॉर्रोवर है जिसने लोन लिया है वही करेगा, तो उसकी ओनरशिप उसके ही पास रहेगी। बट लेंडर को कब मिलेगी ओनरशिप, अगर वो कोई डिफॉल्ट करता है, तो नहीं करता है तो भाई ओनरशिप नहीं मिलेगी। ठीक है। तो ये एक तरीके का सिंपल मॉर्गेज है कि इस तरीके से जो मॉर्गेज है उसमें चीजें होती हैं। ठीक है। तो हमने ये डिस्कस किया। ओके गाइस, सो नेक्स्ट है आपका कंडीशनल सेल मॉर्गेज। सो कंडीशनल सेल मॉर्गेज क्या होता है उसको समझेंगे। इससे पहले हमने सिंपल मॉर्गेज जो है वो समझा। तो कंडीशनल सेल मॉर्गेज, ऑल्सो नोन एज कंडीशनल sale deed or mortgage by conditional sale, is a financial arrangement where the borrower purchase the property on credit and agrees to make regular payment to the lender. देखो इसमें भी सेम चीज है। सेम चीज किस केस को लेके कि आपने, जैसे आप बॉर्रोवर हो, आपने कोई प्रॉपर्टी लेनी है, ठीक है, मीन्स आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है, तो आप क्या करोगे, लोन लोगे। ठीक है। आपके पास पैसे नहीं तो आप लोन लोगे ताकि आप उसे क्रेडिट पे खरीद पाओ। ठीक है। और आप लेंडर को क्या कहोगे कि आप जो भी पेमेंट है वो रेगुलरली करोगे। ठीक है। जो भी आपने उनसे बोरो किए है मनी, उसका जो भी इंटरेस्ट है, जो भी आपका पेमेंट है, वो आप ऑन द रेगुलर बेसिस यू आर गोइंग टू डू दैट। हाउएवर द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी इज कंडीशनली ट्रांसफर टू द बोरोवर ओनली व्हेन द एंटायर लोन अमाउंट इज रीपेड। यहाँ पे क्या होता है, जो प्रॉपर्टी की ओनरशिप होती है वो इस कंडीशन में बॉर्रोवर को ट्रांसफर की जाती है जब वो लोन का इंटायर अमाउंट रीपे कर दे। इसका मतलब क्या है कि जो ओनरशिप होगी प्रॉपर्टी की वो किसके पास होगी, लेंडर के पास होगी। और लेंडर कब ओनरशिप आपको देगा, ओनरशिप वो आपको तभी देगा जब आप पूरा का पूरा लोन का पेमेंट जो है वो कर दोगे। अगर आप लोन का पेमेंट कर दोगे तो आपको ओनरशिप मिल जाएगी, मतलब वो घर आपका हो जाएगा, आपका हो जाएगा लीगली। अदरवाइज अगर नहीं करते हो पेमेंट, डिफॉल्ट कर देते हो, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाते हो, तो वो ओनरशिप जो है वो लेंडर ले लेगा और आप बेघर हो जाओगे। ठीक है। तो ये इस कंडीशन पे ये एक मॉर्गेज होता है। जैसे वो वाला मॉर्गेज था तो वहां पे क्या था, सिंपल मॉर्गेज था, ओनरशिप किसके पास थी, बोरो के ही पास थी। ठीक है। लेंडर के पास नहीं थी, बस एक एग्रीमेंट था कि आपको जो है वो पेमेंट इंटरेस्ट का टाइम दे देंगे। अगर वो डिफॉल्ट करता है, मतलब पेमेंट नहीं कर पाता है, डिफॉल्ट करता है, तब जो है वो ओनरशिप लेंडर जो है वो छीन लेगा उससे लीगल प्रोसेस के थ्रू, डेट इज कॉल्ड फोरक्लोजर। बट यहाँ पे ओनरशिप बॉर्रोवर के हाथ में स्टार्टिंग से ही नहीं है, यहाँ पे किसके हाथ में, लेंडर के हाथ में। लेंडर ओनरशिप देगा तभी, ट्रांसफर तभी करेगा जब पूरा का पूरा पैसा उसको मिल जाएगा। सो व्हाइल द लीगल टाइटल मे रिमेन विद द लेंडर अंटिल द लोन इज फुली पेड, द बॉर्रोवर ओनली may have equitable ownership. This means they have certain right to use and enjoy the property, but लीगल ओनरशिप ओनली ट्रांसफर व्हेन द कंडीशन आर मेट। इसका मतलब ये हुआ कि जो लीगल टाइटल है वो किसके हाथ में, वो बॉर्रोवर के ही। लीगल टाइटल में रिमेन विद लेंडर, मतलब लीगल टाइटल जो है वो लेंडर के पास है। ऑफ कोर्स लेंडर तभी ट्रांसफर करेगा ओनरशिप जब आप पूरा पेमेंट कर दोगे। ठीक है। लीगल टाइटल किसके पास है, लेंडर के पास है।
वो कब पेमेंट करेगा? जब वो पूरी पेमेंट उसको मिल जाएगी, तब वो ओनरशिप का जो टाइटल है, लीगल ओनरशिप का जो टाइटल है, वो दे देगा बॉर्वर को, जिसका वो फाइनली है। तो द बॉर्वर में हैव इक्विटेबल लोन, लेकिन ऐसा नहीं कि बॉर्वर कुछ कर नहीं रहा। बॉर्वर का जो वो घर है जिसमें वो रह रहा है, या जिसको बनवाने के लिए उसने लोन लिया है, उसको यूज करना है, उसके पास राइट है, वो अपनी प्रॉपर्टी को यूज कर सकता है, उसमें रह सकता है। बट जो लीगल ओनरशिप है वो इसी केस में ट्रांसफर होगी जब आप पूरे के पूरे पैसे दे दोगे तब। वहां पे क्या था, सिंपल वाले में आप बॉर्वर हो, आपके पास ओनरशिप का टाइटल है, आप अगर डिफॉल्ट करोगे तभी आप से लेंडर वो छीन सकता है, अदरवाइज नहीं। बट यहाँ पे ओनरशिप पहले से ही लेंडर के पास है, आपके पास नहीं है। आपके पास राइट है प्रॉपर्टी को यूज करने का, ठीक है। नेक्स्ट इज यूसुफैक्टरी मॉर्गेज। यूसुफैक्टरी मॉर्गेज इज अ टाइप ऑफ मॉर्गेज वेयर द बॉर्वर दैट इज मॉर्गेज, ठीक है, जो मॉर्गेजर जो पैसे ले रहा है, बोरो कर रहा है, ट्रांसफर द पोजीशन एंड सर्टेन राइट्स ऑफ द प्रॉपर्टी टू द लेंडर दैट इज मॉर्गेजी व्हाइल रिटेनिंग द ओनरशिप। यूसुफैक्टरी मॉडल मॉर्गेज में क्या होता है, ये ऐसा टाइप का मॉर्गेज होता है जहां पे जो बॉर्वर है, जो पैसे ले रहा है, वो पोजीशन, मतलब कि पोजीशन और ओनरशिप में डिफरेंस समझो। ओनरशिप क्या होती है कि वो लीगली आपकी है, आपका, आप उसको ओन कर रहे हो लीगली, ठीक है। पोजीशन मतलब क्या होता है, एक तरीके का टेम्पररी ओनरशिप कह सकते हैं, जिसमें आपको मैंने बस राइट्स दे दी कि आप उस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हो, ठीक है, आपका उस पर क्या है, कंट्रोल है थोड़ा, आप उसको पोजेस कर रहे हो। तो यहाँ पे जो बॉर्वर होता है वो पोजीशन, मतलब कुछ राइट्स कि आप प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हो, आपका उस प्रॉपर्टी पे हक है, वो लेंडर को क्या कर देता है, दे देता है, ट्रांसफर कर देता है, वाइल ओनरशिप अपने पास ही रखता है, ठीक है। द टर्म यूजरफ्रैक्चर मी रिफर्स टू द राइट टू यूज एंड डिराइव इनकम फ्रॉम द बेनिफिट और बेनिफिट फ्रॉम द प्रॉपर्टी विदाउट ट्रांसफरिंग ओनरशिप। यूजरफ्रैक्ट का मतलब ही होता है कि आपके पास ये राइट है कि आप जो भी प्रॉपर्टी उसे यूज कर सकते हो, उससे इनकम या बेनिफिट ले सकते हो बिना ओनरशिप ट्रांसफर किए। यहाँ पे भी ओनरशिप क्या है, जो बॉर्वर है वो ट्रांसफर नहीं कर रहा है, ठीक है। जैसे वहां पे क्या था, सिंपल में ओनरशिप बॉर्वर के पास थी, वो ले सकता था लेंडर तब जब वो डिफॉल्ट करता है। देन आपने एक पढ़ा था कंडीशनल, उसमें लेंडर के पास शुरुआत से ही है, वो ट्रांसफर बॉर्वर को तभी होगी जब वो पूरा पेमेंट कर देगा। यूसुफैक्टरी में क्या होता है, इसमें आपके बॉर्वर के पास ही पूरी ओनरशिप होती है, लीगल टाइटल होता है, लेकिन उसको जो लेंडर है उसको एक पोजीशन दे देता है वो कि आप प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो अपना बेनिफिट और इनकम कमाने के लिए। The borrower retain legal ownership while transferring possession and certain right to the lender. The lender is entitled to use the property and collect income or benefit from it, such as rental income during the mortgage period. This income is applied toward the loan balance. तो इसमें क्या होता है, जैसे कि आप मान लो आपसे मैंने कोई उधार मतलब पैसे लिए हैं, कोई प्रॉपर्टी मैंने ली है, अब मैंने आपको क्या किया, उस प्रॉपर्टी का पोजीशन दे दिया, मतलब कुछ राइट्स दे दिए। लाइक मैंने आपको कहा कि जब तक मैं लोन का पेमेंट नहीं पूरा कर पा रहा हूँ, एक काम करो, आप उस प्रॉपर्टी को या उस घर को किराए पर उठा दो, और जो किराया मिलेगा उससे आप अपना लोन का जो भी इंटरेस्ट है वो पेमेंट काटते रहो आराम से, और हो सके तो धीरे धीरे उससे अपना प्रिंसिपल अमाउंट भी एडजस्ट करते रहो। तो उससे जो इनकम हो रही है उससे वो क्या कर रहा है, एक तरीके से बॉरोवर उसको परमिशन दे रहा है लेंडर को कि आप इससे ही अपना जो लोन का बैलेंस है वो समेट लो, उससे ही आप अपना लोन का बैलेंस और इंटरेस्ट जो है वो काटते रहो उस रेंटल इनकम से जो आपको उस हाउस से मिल रही है। तो इससे क्या है कि वो प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है लेंडर, ठीक है, पोजीशन उसके पास है, लेकिन जो लीगल ओनरशिप है वो बॉर्वर के ही पास है। वंस द लोन इज फुली रिपेड इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल, द पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी इज रिटर्न टू द बॉर्वर। एक बार लोन का फुली रिपेड कर दिया बॉर्वर ने, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट को मिला के, उसके बाद जो पोजीशन भी है, ओनरशिप तो है ही, पोजीशन भी है, वो भी बॉर्वर के पास ही आ जाएगा। अब लेंडर का उसमें कोई भी बेनिफिट या इंटरेस्ट कमाने का हक नहीं रह गया, ना ही उस प्रॉपर्टी की यूज करने का रह गया है, क्योंकि अब ओनरशिप और पोजीशन दोनों ही किसके हाथ में है, बॉर्वर के हाथ में, ठीक है। तो आपने देखा। नेक्स्ट है इंग्लिश मॉर्गेज। इंग्लिश मॉर्गेज इज अ टाइप ऑफ अ मॉर्गेज अरेंजमेंट दैट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी टू द लेंडर एज अ सिक्योरिटी फॉर द लोन विद द प्रोविजन फॉर बोरिंग बॉर्वर टू रीगेन ओनरशिप अपॉन रीपेमेंट ऑफ द लोन। अब इंग्लिश मॉर्गेज क्या होता है, ये भी एक टाइप का मॉर्गेज अरेंजमेंट है। इसमें क्या होता है, जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर होती है, द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी टू द लेंडर। यहाँ पे ओनरशिप जो है वो आप किसको ट्रांसफर करते हो, लेंडर को ट्रांसफर करते हो। कैसे, लोन की सिक्योरिटी के रूप में, इस प्रोविजन के साथ कि जो बॉरोवर है उसको ओनरशिप मिल जाएगी तब जब वो पूरे लोन का रिपेमेंट कर देगा। तो जैसे आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हो, सोचोगे इंग्लिश मॉर्गेज में भी आप वही बता रहे हैं कि ओनरशिप जो है वो हम लेंडर के हाथ में ट्रांसफर कर देते हैं लोन की सिक्योरिटी के रूप में, और
जब वो बोरोवर पूरा अमाउंट रीपे कर देगा तब उसको वापस मिल जाएगी। यही चीज़ आप कहोगे कि उसमें भी थी कंडीशन ऑफ सेल में, कि वहाँ पे भी लेंडर के पास ओनरशिप थी और जब बोरोवर पूरी रिपेमेंट कर दे रहा था, पूरा लोन का पेमेंट कर रहा था, तब वो बोरोवर को मिल जा रही थी। बट यहाँ पे डिफरेंस देखो क्या है, बारीक डिफरेंस है, वो ये है कि लेंडर वाले में, दैट इज कंडीशन ऑन सेल मॉर्गेज में, वहां पे ओनरशिप जो थी लेंडर के पास वो स्टार्टिंग से ही थी, वो ट्रांसफर नहीं हुई थी। बट यहाँ पे ये एग्रीमेंट के थ्रू आप ट्रांसफर करते कि आप ये जो कागज है या जो भी है वो आप रखो अपने पास उस प्रॉपर्टी के, और ओनरशिप जो है वो आपको मिल रही है किस रूप में, एक सिक्योरिटी के रूप में, कि अगर मैं कुछ गलत करता हूं तो मेरी जो ये ओनरशिप है वो आप अपने पास रख सकते हो, आप उसको मुझसे छीन सकते हो अगर मैंने लोन का पूरा तरीके से पेमेंट नहीं किया तो, या डिफॉल्ट करी तो। यहाँ पे आप ट्रांसफर कर रहे हो बट वहां पे ट्रांसफर नहीं होता है, वहां पे ऑलरेडी ओनरशिप लेंडर के ही हाथ में होती है। ठीक है, द ट्रांसफर ओनरशिप सर्व एज अ सिक्योरिटी फॉर द लोन। इफ द बोरोवर डिफॉल्ट ऑन द लोन द लेंडर हैज द राइट टू सेल द प्रॉपर्टी टू रिकवर द आउटस्टैंडिंग डेट। भाई अगर लेंडर ने कि अगर बोरोवर जो है वो कोई भी डिफॉल्ट करता है तो लेंडर के पास ये राइट रहता है कि वो प्रॉपर्टी को बेचे और जो भी उसका पैसा बकाया है वो अपना ले ले। ठीक है, द बोरोवर रिटेन द राइट टू रीगेन ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी अपॉन द फुल रिपेमेंट ऑफ द लोन। जैसे उसमें था कंडीशन ऑन सेल में, भाई आपको ओनरशिप मिल सकती है बस इसी कंडीशन में जब आप पूरा पेमेंट कर दो। वैसे यहाँ पे भी है, आप जब पूरा पेमेंट कर देते हो लोन का, आपको जो ओनरशिप है जो आपने ट्रांसफर करी थी एज अ सिक्योरिटी लेंडर को, वो आपको मिल जाएगी। वंस द बोरोवर हैड रीपेड द लोन अलोंग विद एनी इंटरेस्ट द लेंडर ट्रांसफर द लीगल टाइटल बैक टू द बोरोवर। ठीक है, तो ये भी एकदम क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है इक्विटेबल मॉर्गेज। क्या है? एन इक्विटेबल मॉर्गेज इज अ मॉर्गेज एग्रीमेंट वेयर द बोरोवर pledge their property as a security for the loan, but instead of transferring the legal title to the lender is given an equitable interest in the property। यहाँ पे वर्ड याद रखना, इस मॉर्गेज अरेंजमेंट में क्या होता है, जो बोरोवर होता है वो प्रॉपर्टी को रखता है गिरवी एक लोन की सिक्योरिटी के रूप में, जैसे आपने पढ़ा इंग्लिश मॉर्गेज में भी, भाई वो रख रहा था प्रॉपर्टी को लोन की सिक्योरिटी में। हर में यही हो रहा है कि प्रॉपर्टी को गिरवी रखी जा रही है। बट इंस्टेड ऑफ ट्रांसफरिंग द लीगल टाइटल टू द लेंडर, वहां पे आप लीगल टाइटल ट्रांसफर कर रहे थे, जैसे पहले वाले में इंग्लिश वाले में लीगल टाइटल ट्रांसफर कर रहे थे लेंडर को। ठीक है, और उसके बदले आप क्या कर रहे थे, एज अ सिक्योरिटी लीगल टाइटल लेंडर को ट्रांसफर कर रहे थे कि अगर कल को घपला होगा तो ये लीगल टाइटल आपको है और आप ही अपने पास ही रख लोगे और मुझे वो लीगल टाइटल बैक मिलेगा ही नहीं, मिलेगा तभी जब मैं वो रीपेमेंट पूरा कर दूंगा तब। तो यहाँ पे क्या है, आप लीगल टाइटल ट्रांसफर नहीं करते हो, वहां पे आप लीगल टाइटल ट्रांसफर कर रहे थे, बट यहाँ पे आप लीगल टाइटल नहीं ट्रांसफर करोगे। लीगल टाइटल किसके पास रहेगा, बोरोवर के ही पास रहेगा, वही लीगली क्या रहेगा, ओनरशिप में रहेगा। द लेंडर इज गिवन एन इक्विटेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। बस यहाँ पे लेंडर को दिया क्या जाता है, इक्विटेबल इंटरेस्ट दिया जाता है प्रॉपर्टी में। इन अदर वर्ड, बोरोवर अलाउ द लेंडर टू हैव बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी विदाउट फॉर्मल ट्रांसफर ऑफ लीगल ओनरशिप। यहाँ पे आपको एक जो लेंडर है उसको सिक्योरिटी के रूप में इक्विटेबल इंटरेस्ट दिया जाता है, मतलब कि लेंडर को बेनिफिशियल इंटरेस्ट दिए जाते हैं प्रॉपर्टी में, लीगल ट्रांसफर नहीं होता है ओनरशिप का। ठीक है, तो ये याद रखना है कि इक्विटेबल इंटरेस्ट जो है प्रॉपर्टी में वो आप किसको देते हो, वो आप देते हो मॉर्गेज को, जो इससे आपने लोन लिया है उसको। ठीक है, वो आप देते हो इक्विटेबल इंटरेस्ट। यहाँ पे आप लीगल टाइटल ट्रांसफर नहीं करते हो जैसे कि आपने किया था इससे पहले वाले केस में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन इक्विटेबल मॉर्गेज द लेंडर होल्ड एन इक्विटेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी विच मीन्स दे हैव सर्टेन राइट एंड इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी विदाउट बीइंग द लीगल ओनर। इसका मतलब क्या इक्विटेबल इंटरेस्ट है, इसका मतलब क्या है, इक्विटेबल इंटरेस्ट इसका मतलब है कि जो लेंडर है उसके पास कुछ राइट्स हैं कि वो प्रॉपर्टी को बेसिकली यूज कर सकता है, ये राइट आपने दे दिया उसको, या फिर जो भी ये राइट है उसके पास सिक्योरिटी इंटरेस्ट का उसको एक बेनिफिट दिया आपने कि मान लो कल को डिफॉल्ट होता है पेमेंट पे तो आपके पास एज अ सिक्योरिटी है ये, तो आप उसको बेच सकते हो अपने चीज़ों को पूरा करने के, अपने कर्ज को पूरा करने के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप लीगल ओनर नहीं हो, बट आपको ये सारी चीज़ें की राइट्स जो है वो आपको दिए जाते हैं एज अ इक्विटेबल मॉर्गेज कंडीशन। ठीक है, द प्रॉपर्टी सर्व एज अ सिक्योरिटी फॉर द लोन एंड द लेंडर हैज द राइट टू सेल द प्रॉपर्टी टू रिकवर द आउटस्टैंडिंग डेट इफ द बोरोवर डिफॉल्ट। वही है कि प्रॉपर्टी एक सिक्योरिटी की तरह है लोन में, और अगर लेंडर के पास ये पूरा राइट होता है कि वो प्रॉपर्टी को बेच सकता है अगर जो बोरोवर है वो डिफॉल्ट करता है पेमेंट में, तो ठीक है वो ये प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है। इस तरीके का आप उसको बेनिफिट देते हो, सिक्योरिटी इंटरेस्ट देते हो। ठीक है, इसके साथ वो यूज कर सकता है, वो भी आप उसको बेनिफिट दे सकते हो, बट लीगल ओनरशिप जो है वो बोरोवर के ही हाथ में रहती है, वो आप यहाँ पे ट्रांसफर नहीं कर रहे हो।
The borrower typically retain possession and the use of the property during the loan term as the legal ownership remains with him. यहाँ पे यही है कि borrower जो है वो प्रॉपर्टी को यूज कर सकता है और जो भी प्रॉपर्टी है वो उसके नाम पे ही होती है, पोजीशन भी उसके पास ही होता है, वो ट्रांसफर नहीं होता है। बस जो आपका लोन जिससे आपने लिया है लेंडर है उसको आप इक्विटेबल इंटरेस्ट दे देते हो, मतलब कि बेसिकली उसको आप सिक्योरिटी इंटरेस्ट दे देते हो। लाइक अगर कोई गलत हुआ तो उसके पास इतना राइट रहेगा कि वो क्लेम कर सकता है प्रॉपर्टी को बेच सकता है अपना डेट पूरा करने के लिए। फोरक्लोजर का राइट आप उसको दे सकते हो कि अगर उसने जो फेल हो गया लोन को रिपे करने में तो उसके पास राइट है कि वो फोरक्लोज कर सकता है प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट, पेमेंट रिसीव करने का राइट दे सकते हो, ठीक है, कि लेंडर के पास राइट रहेगा कि वो पेमेंट रिसीव कर सकता है, जैसे कोई इंटरेस्ट जो आपने डिसाइड किया हो कि उसको ये इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, प्रॉपर्टी पे एज अ लोन के फॉर्म में जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो उसको मिलेगा, वो राइट आपने दिया। इक्विटेबल चार्ज का लाइन, इक्विटेबल चार्ज वाला कोई बेनिफिट दे सकते हो कि लेंडर को इक्विटेबल चार्ज मिलेगा प्रॉपर्टी में, ठीक है। नेक्स्ट, प्रायोरिटी में रीपेमेंट दे सकते हो। तो इस तरीके से काफ़ी बेनिफिट जो है वो आप उसको दे सकते हो इन दिस केस। बट ये याद रखना दो चीज़ें यहाँ पे कि इक्विटेबल इंटरेस्ट आप देते हो बट आप ओनरशिप का टाइटल जो है वो ट्रांसफर नहीं करते हो, जैसा कि आप इससे पहले वाले केस में कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट है रिवर्स मॉर्गेज, ये लास्ट है। रिवर्स मॉर्गेज इज अ फाइनेंशियल प्रोडक्ट दैट अलाउ होम ओनर, यूजुअली सीनियर्स, टू कन्वर्ट अ पोर्शन ऑफ देयर होम इक्विटी इनटू कैश विदाउट सेलिंग देयर प्रॉपर्टी और taking on regular monthly loan repayment. Instead of home maker making payment to the lender makes payment to the homeowner. रिवर्स मॉर्गेज क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जैसे बॉर्वर, ऐसे मॉर्गेज में क्या होता है, बॉर्वर जो है वो पेमेंट कर रहा था लेंडर को लोन की, बट यहाँ पे रिवर्स होता है, यहाँ पे लेंडर जो है वो होम ओनर को पेमेंट करता है। अब ऐसा क्यों हुआ? देखो, बहुत सारे होम ओनर्स जैसे कि यूजुअली सीनियर जो बड़े हैं, ठीक है, 60 प्लस लोग हैं जो बुजुर्ग हैं, उनके पास ये एक बेनिफिट रहता है या मिलता है उनको। जैसे अगर आपको लोन लेने की जरूरत नहीं है, वहां पे क्या होगा, जो आपका होम है, ठीक है, घर का कुछ पोर्शन जो है वो आप या कर सकते हो, कन्वर्ट करा सकते हो कैश में। आपको अपना घर बेचने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको रेगुलर लोन की मंथली पेमेंट करने की जरूरत है। इंस्टेड आप क्या कर सकते हो, इस तरीके की मॉर्गेज की एग्रीमेंट में एंटर कर सकते हो। इसमें क्या होगा, जो लेंडर होगा वो आपको क्या करेगा, पेमेंट करेगा, ठीक है। एक तरीके का आपका पास क्या हो जाएगा, एक स्ट्रीम इनकम हो जाएगी आपके पास, वो जो भी रेगुलर पेमेंट जो आपको दे रहा है वो आपको मिलता रहेगा। अनलाइक ट्रेडिशनल मॉर्गेज, द लोन इज रिपेड व्हेन द बॉरोवर सेल द होम, मूव्स आउट और पास अवे। और यहाँ पे लोन कब रिपेड होगा, जो लोन जैसे आपको जो इंटरेस्ट वो दे रहा है, ठीक है, वो पाइलअप होता जाएगा, वो इंटरेस्ट होकर कलेक्टिवली जो पूरा लोन अमाउंट आपको मिला है वो आपको तब मिल जाएगा, वो आपका लोन तब रिपेड हो जाएगा, या तो आपने होम सेल कर देना है तब, या आप उस घर से बाहर निकल जाते हो तब, या तो आप की डेथ हो जाती है तब। तो एट दैट पॉइंट लेंडर इज रीपेड यूजुअली थ्रू द सेल ऑफ द होम। इफ होम इज सोल्ड फॉर मोर देन द लोन अमाउंट, द एक्सेस गोज टू द होम ओनर और द हेयर, जो भी उसके पूर्वज मतलब जो भी उसके बच्चे हैं उसको दे दिया जाएगा, ठीक है, या तो फिर जो भी बचा हुआ पैसा है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जैसे कि अभी यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी इसमें। मान लो कोई आपके घर में है, जैसे आपके घर में क्या, मान लो कोई पर्सन है मैरी, ठीक है, वो 70 ईयर्स के हैं, ठीक है, और उनके पास खुद का घर है जिसकी मान लो वैल्यू जो है वो 30 लाख है, घर की वैल्यू जो है वो 30 लाख है। उन्होंने क्या सोचा कि हम रिवर्स मॉर्गेज एग्रीमेंट करते हैं, मतलब एक रिवर्स मॉर्गेज एग्रीमेंट में एंटर करते हैं, ठीक है। उन्होंने सोचा इसमें क्या है, इसमें आपको एक स्ट्रीम सोर्स ऑफ इनकम मिल जाएगा भाई, इसमें आपको मंथली जो है वो लेंडर पेमेंट करेगा, कुछ पैसे देता रहेगा, ठीक है, जैसे कि मान लो जो भी आपको पैसा दे रहा है एज इंटरेस्ट 10%, 12% वो आपको रोज महीने का मिलेगा। तो इससे क्या होगा, आप अपने जरूरतमंद की चीजें कर लोगे, आपको कोई नौकरी करने की जरूरत नहीं है, आपको अपना घर गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, आप बेसिकली इस तरीके से पैसे जो है वो लेते रहोगे। फिर क्या होगा, जो लेंडर है वो लोन अमाउंट कैलकुलेट करता है बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके कि कितनी एज है इनकी, या घर की क्या वैल्यू है, या करंट इंटरेस्ट रेट कैसा चल रहा है। उस हिसाब से जो भी आपका जो लेंडर होगा जिसके साथ आपने रिवर्स मॉर्गेज एग्रीमेंट करी होगी वो आपको देख के बताएगा कि आप एलिजिबल हो या नहीं इस लोन के लिए। जैसे उसने देख लिया और आपको बताया कि आप जो है आपके जो घर की वैल्यू है उसे एक तरीके से आपको बताया कि ये जो घर के एक्सेस है उसमें आपको हमें अपने तरफ से मान लो 30 लाख का था, 15 लाख रुपए जो है वो आपको एज अ लोन एग्रीमेंट मिलेगा, ठीक है। तो आपने सोचा कि ठीक है, तो आपने बोला कि चलो ठीक है, मुझे मंथली पेमेंट जो है वो आप इस तरीके से करिए। तो लेंडर ने उसको खोजा, कहा कि ठीक है हम आपको मंथली
पेमेंट जो है वो करते रहेंगे। आप पेमेंट का मेथड चूज कर सकते हो, जो आप जिस तरीके से आपको रिसीव करना है उस तरीके से। तो आपने कहा ठीक है, मैं आपको हमेशा हर महीने 80,000 रुपए जो है वो दिया करूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या है, आप घर में भी रह सकते हो, मतलब जो आप बुजुर्ग हो आप घर में रह सकते हो, ठीक है, अपने घर को ओन भी कर सकते हो, और आपको खुद अपनी तरफ से पेमेंट करने की जरूरत नहीं, उस लोन की आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, ठीक है, वहां पे आपको खुद इंटरेस्ट मिल रहा होगा। तो इस केस में क्या हुआ कि मान लो अगर आपने कल को ये डिसाइड किया कि मैं अपना घर जो है बेच दूंगा, या मैं इसको अपने घर को छोड़ के जा रहा हूँ, या आप पास अवे हो गए, तो उस केस में लेंडर जो है वो आपका जो घर है, जिसके लिए वो आपको पैसे दे रहा था, वो अपना जो आपका घर है वो बेच देगा। ठीक है, और मान लो जैसे आपका घर जो है वो 30 लाख की आपको लग रहा था वैल्यू है, एग्रीमेंट के हिसाब से आपने 15 लाख रुपए जो है वो उसने कहा था आपको लोन अमाउंट मिलेगा जो आप इंस्टॉलमेंट में ले रहे थे। तो मान लो अगर उसने घर आपका बेचा है 2.5 लाख का, मतलब 25 लाख का अगर उसने घर आपका बेचा है, तो इस केस में आपका जो लेंडर होगा उसका जैसे बना था कि वो 15 लाख रुपए लोन वगैरह कैलकुलेट करके बता रहा था आपको कितना आपको मिलेगा, तो वो अपना पैसा अलग से ले लेगा 15 लाख, बाकी जो आपका बचेगा, ठीक है, 10 लाख, वो आपके बच्चों को या जो आपके जान पहचान वाले लोग होंगे, ठीक है, उनको, रिलेटिव्स को, उनको क्या है दे दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये मॉर्गेज, रिवर्स मॉर्गेज जो है वो होता है। बेसिकली जो सीनियर्स होते हैं वो इस तरीके का रिवर्स मॉर्गेज देते हैं जिसमें लेंडर उनको खुद पेमेंट कर रहा होता है मंथली, जो भी वैल्यू का लोन बन रहा होता है उस हिसाब से आपको करने की ज़रूरत नहीं है। और एक बार आप इस क्राइटेरिया में, जैसे कि आपने घर छोड़ा या पास अवे हो गए या फिर मूव आउट हो गए, उस केस में वो घर जो है वो बेच दिया जाएगा, और जो भी हिस्सा था, जो भी उसका लोन और इंटरेस्ट अमाउंट जो भी आउटस्टैंडिंग बना है, वो अपना हिस्सा लेके अलग हो जाएगा लेंडर, बाकी जो बचा कुचा होगा वो आपके घर वालों को या जो भी आपके होंगे नॉमिनी उनको दे दिया जाएगा। तो ये है रिवर्स मॉर्गेज का कॉन्सेप्ट, जो कि लास्ट टाइप था। आई होप आप समझ पाए हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ पाए। स्टिल कोई भी डाउट हो उसे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने फ्रेंड के साथ इस प्लेलिस्ट को जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू।